नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इकोनॉमी की सीरीज़ में। और इकोनॉमी की सीरीज़ में हम एक्सटर्नल सेक्टर यानी वैदेशिक क्षेत्र डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी कुछ बेसिक्स के रूप में कवर किया था, कुछ एडवांस भी जाना था। एफडीआई, इन्वेस्टमेंट, बीओपी के बेसिक्स के बारे में थोड़ा बहुत समझा था, ट्रेड, इन सब के बारे में जाना था। लेकिन आज हम अपने मेन टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है द बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके कंपोनेंट्स यानी इसके घटक कौन कौन से हैं। भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या है, इसकी हमने व्यापक चर्चा पिछली वीडियो में की है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक्सटर्नल सेक्टर की में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और कैसी लगी ये वीडियो आपको, तो ये आप हमको कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएँ, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार ज़रूर रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मोटी मोटी बात जान लेते हैं द बैलेंस ऑफ पेमेंट की। देखिए, बैलेंस का मतलब क्या होता है, हमको ये थोड़ा समझना है कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। बैलेंस का मतलब होता है लेन देन का टोटल हिसाब। आपके पास कितना दूसरे लोगों का है और दूसरे लोगों पर आपका कितना है, कितना बैलेंस निकाल के देखो। अब बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है और बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि बैलेंस का मतलब वो बैलेंस नहीं है जो एकदम इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है। इकोनॉमी में बैलेंस का मतलब हो सकता है कि चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों ने, जैसे एक राम है एक श्याम है, दो लोग हैं, ठीक है। अब राम ने क्या किया, राम ने श्याम से कुछ पैसे लिए, राम ने श्याम से कुछ पैसे लिए। या पहले से समझ लेते हैं कि राम ने श्याम को कुछ पैसे दिए, 10 रुपये दिए, ठीक है। अब श्याम ने किसी और को भी पैसे दिए, राम ने श्याम को दे दिए, लेकिन श्याम ने किसी और को दे दिए। मान लेते हैं कि इसने किसी गोपाल को दे दिए, गोपाल को इसने 15 रुपये दिए, तो इस पर कुल ऋण कितना है, 10 रुपये का। लेकिन इसने दूसरों को ऋण कितने का दिया है, 15 रुपये का। तो इसका मतलब है कि 15 रुपये इसके प्लस में है, 10 रुपये माइनस में है, ठीक है। तो जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे कुल मिलाकर के, तो बैलेंस कितना निकल के आएगा कि इसके पाँच प्लस में निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, बैलेंस। चूँकि ये पेमेंट का बैलेंस है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो ये तो एक व्यक्ति के लिए था द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हम लोग नॉर्मल भाषा में समझने का इसे प्रयास किए थे। अब देखते हैं कि वास्तव में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ये आप 12th क्लास के एनसीईआरटी की डायरेक्ट परिभाषा है। एनसीईआरटी से आप लोग इसे सिंपली देख सकते हैं। जो लोगों के पास एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें आप लोग। द बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरली हम जो बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो ये किसी एक देश के निवासी, जैसे इंडिया है तो इंडिया के रेजिडेंट्स, ठीक है, इंडिया के रेजिडेंट्स और पूरे विश्व के रेजिडेंट्स यानी पूरे वर्ल्ड के निवासी। हम यहाँ नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं, नागरिक और निवासी में अंतर होता है। रेजिडेंट्स का जो एक पुरानी जो परिभाषा है, जनरली हम ये मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भारत में 183 दिन लगातार रहता है, 183 दिन से अधिक समय तक रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट है, चाहे वो विदेशी नागरिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट समझा जाता है। और इस व्यक्ति के द्वारा कमाया गया जो पैसा होगा वो इंडिया के जीडीपी में ऐड किया जाएगा। जीएनपी में नहीं होगा, वो अलग है, लेकिन जीडीपी में ऐड होता है। इसलिए निवासी कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझें क्या कि जब जैसे इंडिया के रेजिडेंट का पूरे विश्व के रेजिडेंट्स के साथ यानी विश्व के अन्य लोगों के साथ कितना लेन देन है, यानी इंडिया के लोगों ने कितना विश्व के लोगों को दिया है, कितना विश्व के निवासियों से इंडिया के लोगों ने लिया है, इन सब का बैलेंस ही क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। यानी हम लोगों ने क्या समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसमें एक देश के निवासी तथा पूरे विश्व के अन्य निवासियों यानी पूरे विश्व के साथ उनका लेन देन देखा जाता है। इसका मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक देश के संबंध में तथा उसका पूरे विश्व के साथ संबंध में, इन दोनों के बीच में देखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मामला। अब मान के चलिए जैसे इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, भारत के निवासी लोग हैं, तो वो विश्व के लोगों को ऋण क्यों देंगे। चलो ऋण दे भी दिया तो सभी लोग तो ऋण नहीं दे सकते ना,
बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या देखा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में मतलब होता है कि इंडिया के लोगों ने चाहे कैसे भी वो किया हो, पेमेंट किया हो, अब वो पेमेंट किसी भी रूप में हो सकता है विश्व के निवासियों को, और विश्व के निवासियों ने इंडिया के निवासियों को चाहे किसी भी रूप में दिया हो। हम लोग फिर से एक एग्जांपल समझते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि इंडिया के लोगों ने कोई चीज़ बेची, इसका मतलब ये है कि इंडिया के लोगों के पास पैसा आएगा ना उसका, तो इंडिया के लोगों के पास पैसा आएगा, चीज़ बेची है, तो इंडिया के लोगों के पास एक्चुअल में वो बैलेंस कैसा हो दिखेगा? वो प्लस में दिखेगा ना, क्योंकि उनको पेमेंट करना पड़ेगा विश्व के लोगों को प्लस में। ठीक है, यानी एक तरीके से वस्तुएं बेच करके इंडिया के लोगों ने क्या कर दिया? वस्तुएं बेच करके इंडिया के लोगों ने विश्व के निवासियों पर रेट चढ़ा दिया ना एक तरीके से, तो इंडिया के लोगों के लिए वो प्लस में होगा। यानी इंडिया के लोग यदि कुछ चीज़ बेचते हैं तो वो उनके प्लस पेमेंट को बताएगी, लेकिन इंडिया के लोग विश्व से अगर कुछ खरीदते हैं तो वो माइनस पेमेंट को बताएगी। समझ में आया? इसका मतलब है कि इंडिया के लोग कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, इसका मतलब इंडिया के लोगों को पैसा मिलने वाला है, इसका मतलब इंडिया के लोगों का जो बैलेंस दिखेगा वो प्लस में दिखेगा। लेकिन अगर इंडिया के लोगों ने कुछ ख़रीदा है तो एक ख़रीदने वाले खाते में क्या दिखेगा? इंडिया के लोगों पे माइनस दिखेगा, क्योंकि इंडिया के लोगों को पैसे इनको देने पड़ेंगे विश्व के लोगों को। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये एक तो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा क्योंकि आपको पैसा मिलेगा विदेशों से, लेकिन यदि आप इंपोर्ट करेंगे, ख़रीदेंगे, तो आपको नेगेटिव में मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट उनको करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? पेमेंट आपने या तो लिया या दिया, उसी का हम लोगों ने क्या निकाला? बैलेंस। यानी कुल घटा बढ़ा के निकालेंगे तो कुछ तो आएगा ना, जीरो हो सकता है। जैसे आपने ज़्यादा बेचा, कम ख़रीदा, तो इसका मतलब है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में दिखेगा। जैसे ऐसे समझें कि जैसे इंडिया के लोग हैं, ये विश्व के निवासी हैं, ठीक, दो सेक्टर हो गए, इसमें दो पक्ष हो गए। अब इस इंडिया के लोगों ने 20 रुपये का कुछ बेच दिया, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट सिर्फ यानी 10 रुपये की चीज़ें ही खरीदी, आयात कम किया, तो कुल हम बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? +10 में आएगा ना, इंडिया के फेवर में +10 में आएगा। तो इसी को कहते हैं बस बैलेंस ऑफ पेमेंट। हालांकि ये थोड़ी और व्यापक है, लेकिन समझने के लिए आप इतना समझें। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश का एक वित्तीय वर्ष के लिए, 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए रखा जाता है। जनरली एक वित्तीय वर्ष के लिए एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ये, जिसे इंडिया में RBI हैंडल करता है। यानी कहीं भी जनरली रहता है, सेंट्रल बैंक ही उस देश का सेंट्रल बैंक होता है और यही इस रिकॉर्ड को रखता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की को रखने का काम, यानी इनकी अकाउंटिंग करने का काम RBI के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का? ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड असेट्स, यानी कुल मिलाकर के वस्तुओं, सेवाओं, संपत्तियों का लेना देना, इन्हीं सब चीज़ों का। क्योंकि संपत्ति आप खरीदोगे, बेचोगे, दो ही काम होंगे ना, या तो आप एक्सपोर्ट करोगे या आप इंपोर्ट करोगे, या फिर किसी को तुम उधार दोगे, या तो तुम उधार दोगे, पैसा दोगे किसी को, या फिर आप किसी से पैसा लोगे। यानी आप 4 काम कर लोगे। क्या? कि या तो वस्तुओं और सेवाओं का एक्सपोर्ट करोगे, या वस्तुओं और सेवाओं का इंपोर्ट करोगे, या आप किसी को उधार दोगे, या आप किसी से उधार लोगे, या आप किसी को दान दे सकते हो, या आपको कोई दान दे सकता है। ऐसी स्थिति होगी ना, तो कुल मिलाकर के है तो लेन देन ही ना, है तो पेमेंट ही। तो बस इसी का बैलेंस निकाल लो, आ जाता है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस पर UPSC प्री में 2013 में सवाल पूछा गया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। सिंपल परिभाषा पूछी थी। फिर उसके बाद 2013 में बैलेंस ऑफ पेमेंट के घटक भी पूछे थे, कंपोनेंट्स भी पूछे थे। तो इससे काफ़ी सवाल आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। फिर से एक लाइन में अगर सुने तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी देश के निवासियों एवं विश्व के बीच एक वित्तीय वर्ष में कुल लेन देन को दर्शाता है। वो लेन देन वस्तुओं, सेवाओं या संपत्ति के रूप में हो सकता है। ठीक है, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के वैसे तो 2 अकाउंट हैं, लेकिन इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट 4 होते हैं घटक, लेकिन अकाउंट 2 ही होते हैं इसमें।
एक करंट अकाउंट चालू खाता, दूसरा कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या कंपोनेंट ऑफ बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के 4 कंपोनेंट यानी 4 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक तो चालू खाता करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, एक चेंजेज इन फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, और चौथा है भूल चूक यानी एरर्स एंड ओमिशंस। यानी कुल मिलाकर के आपकी बीओपी या बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब आप मैनुअल पढ़ोगे आरबीआई के यहाँ, आरबीआई की साइट पर जा कर के, बाई चांस अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो बहुत डिटेल में दे रखा है वहाँ, जितना आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सोर्स बता रहे हैं हम, IMF या आरबीआई की साइट पर जाकर के आप इसे सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। बीओपी के 4 घटक हैं यानी कंपोनेंट 4 हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट को जब रिकॉर्ड रखता है आरबीआई तो ऐसे इन 4 सेक्टर्स के अंतर्गत रखता है, लेकिन अकाउंट तो 2 ही है ना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वस्तुओं का और सेवाओं का लेन देन दिखाया जाता है कुल मिलाकर के। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में पूंजी का लेन देन दिखाया जाता है। अब पूंजी क्या है, कैपिटल कैसे काम करती है, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फिर चेंजेज इन फॉरेक्स रिजर्व, फिर एरर्स एंड ओमिशंस। हम इस पूरे घटकों के बारे में लास्ट वाली वीडियोज़ में देखेंगे कि इनका आपस में क्या इंटर रिलेशन है। लेकिन सबसे पहले हमें सिंपली ये समझना चाहिए कि ये करंट अकाउंट क्या है। ठीक है, करंट अकाउंट क्या है हमको ये समझना पड़ेगा पहले। इन 3 को तो हम झटके में देख लेंगे, चुटकियों में। हमारे लिए समझने वाली दिक्कत यहाँ है, हालांकि दिक्कत नहीं है, आपको आसानी समझ में आएगा, इस बात की पक्की उम्मीद है। अब इस करंट अकाउंट के देखो, बीओपी के घटक 4 लेकिन अकाउंट 2, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इस करंट अकाउंट के 2 घटक हैं, करंट अकाउंट में भी 2 घटक हैं, चालू खाते में भी। एक को बोलते हैं विजुअल अकाउंट, दृश्य खाता, मर्चेंडाइज अकाउंट या व्यापार खाता या ट्रेड अकाउंट या व्यापार खाता, मतलब कुछ ही बोल सकते हैं। करंट अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं, एक है विजुअल अकाउंट और दूसरा इनविजुअल। अब विजुअल अकाउंट को हम लोग मर्चेंडाइज अकाउंट भी बोल देते हैं, ट्रेड अकाउंट भी बोल देते हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों बोलते हैं जस्ट हम बताएंगे अभी। ठीक है, आपको इतना समझ में आया ना कि बीओपी के 4 घटक, 4 में से मुख्य 2 अकाउंट हैं, एक को करंट अकाउंट कहते हैं, दूसरे को कैपिटल अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट के भी 2 हिस्से हैं, एक को विजुअल अकाउंट कहते हैं, एक को इनविजुअल अकाउंट कहते हैं। और विजुअल अकाउंट के भी 2 नाम अन्य और हैं, एक को मर्चेंडाइज अकाउंट कहते हैं, दूसरे को ट्रेड अकाउंट कहते हैं। यानी ये तीनों एक ही नाम है, आपको कुछ भी मिल जाए तो इसका मतलब है एक ही चीज़ है। जैसे ये यहाँ हमने फिगर दे रखा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। हम पहले ये समझ लें कि एक्चुअल में करंट अकाउंट क्या है, फिर उसके बाद इस फिगर को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, करंट अकाउंट को पहली बात तो ये है, हम लोगों ने क्या देखा, करंट अकाउंट के 2 पार्ट थे, विजुअल और इनविजुअल। ठीक है, अब इस करंट अकाउंट को करंट अकाउंट क्यों कहते हैं? देखो, करंट अकाउंट के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज प्लस इनकम प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, एक पक्षीय हस्तांतरण, यानी करंट अकाउंट में ये 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं। अगर मैं इन 2 को निकाल दूं, इनकम और ट्रांसफ़र को, ये क्या है जस्ट हम समझने वाले हैं, अब घबराइए नहीं। करंट अकाउंट में 4 चीज़ें शामिल की जाती हैं, गुड्स, सर्विसेज, इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। जनरली ये क्या होती हैं, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो कंज्यूम करंट पीरियड में की जाती हैं, यानी कि जो पीरियड चल रहा है, जिस पीरियड के लिए हम जो लोग अभी जो चल रहा है वो उसी समय हम उनका उपभोग करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का। सेवाओं का उपभोग मतलब जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई यहाँ कंपनी है, आप किसी से सॉफ्टवेयर प्रोसेस करवा रहे हो अमेरिका से, तो इसका मतलब क्या है, आप सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हो। या कोई अमेरिका की कंपनी है और वो इंडिया की किसी कंपनी से सर्विस ले रही है, इसका मतलब है कि इंडिया सर्विस का एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका की कंपनी को। ठीक है, तो सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है। तो जब कोई सब व्यक्ति सर्विस का उपयोग कर रहा है, इसका मतलब वो कंज्यूम कर रहा है उसको, वो उपभोग कर रहा है। उपभोग का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता है, उपभोग का मतलब उसका यूटिलाइज़ करना होता है, उपयोग करना होता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट को करंट अकाउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का जो उपभोग होता है वो करंट पीरियड में ही होता है, चालू समय में ही होता है।
अब इस करंट अकाउंट के दो पार्ट हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस किए थे। एक है विजुअल अकाउंट और दूसरा है इनविजुअल अकाउंट, यानी एक दृश्य खाता और एक अदृश्य खाता। अब विजुअल अकाउंट क्या है? देखिए, इस विजुअल अकाउंट के दो अन्य नाम और हैं दृश्य खाते के। क्या? एक दृश्य खाता बोलते हैं इसको, दूसरा मर्चेंडाइज अकाउंट बोलते हैं, तीसरा व्यापार खाता भी इसी को बोल सकते हैं। बोलते ही हैं, बोल सकते क्या? ट्रेड अकाउंट कहो या मर्चेंडाइज अकाउंट कहो या विजुअल अकाउंट कहो, कुछ भी कहो, बात तीनों की एक ही है। इस विजुअल अकाउंट के अंतर्गत हम क्या चीज़ें शामिल करते हैं? जब आरबीआई विजुअल अकाउंट मेंटेन करती है तो इसके अंतर्गत सिर्फ वो वस्तुओं के आयात एवं निर्यात का रिकॉर्ड रखती है। यानी भारत से कौन सी वस्तु एक्सपोर्ट होके जा रही है, उसका भुगतान इंडिया को किया जाएगा विदेशों के द्वारा, और इंडिया में कौन सी वस्तु इंपोर्ट होके आ रही है, इसका भुगतान इंडिया के लोगों द्वारा विदेशों को किया जाएगा। ठीक है, तो इस विजुअल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात रिकॉर्ड किया जाता है विजुअल अकाउंट में, वस्तुओं का, सेवाओं का नहीं, सेवाओं का नहीं, इनकम का नहीं, ट्रांसफ़र का नहीं, उनका नहीं। सर्विस, इनकम, ट्रांसफ़र यानी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, ये क्या है जस्ट हम देखने वाले हैं अभी, सब आप तसल्ली रखिए। ये तीनों इनविजिबल अकाउंट के पार्ट होते हैं, ये तीनों। जबकि जो गुड्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, यानी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, वो विजुअल अकाउंट का हिस्सा होता है सिर्फ। ठीक है, तो विजुअल अकाउंट के अंतर्गत सिर्फ हम वस्तुओं के आयात निर्यात को शामिल करते हैं। ठीक, अब इसे विजुअल क्यों कहते हैं? विजुअल इसीलिए कहते हैं कि जब वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाएगा तो सिंपल सी बात है कि जब आयात निर्यात किया जाएगा या तो उनको सी पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी या तो बंदरगाह पर रिकॉर्ड किया जाएगा, या एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किया जाएगा, या नहीं हवाई अड्डे पर रिकॉर्ड किया जाएगा अगर हवाई रास्ते के थ्रू हो रहा है। लेकिन वस्तुओं का आयात निर्यात रिकॉर्ड होगा ना पोर्ट पर, यानी उनका रिकॉर्ड दिखता है, वस्तुएं जा रही हैं आ रही हैं वो दिखती हैं, इसलिए इसको दृश्य खाता कहते हैं। मर्चेंडाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों को शुरुआत में क्या लगता था कि बस वस्तुओं का ही व्यापार होता है, सेवाओं का कोई व्यापार नहीं होता है। जैसे टीचिंग करना हुआ, डॉक्टर वगैरह हुआ, ये इनको व्यापार नहीं लगता था, इनको सेवा ही लगती थी, तो ये इनको व्यापार नहीं लगता था, इसलिए इसको व्यापार खाता कहा गया। तो ये सोच लोग ये व्यापार खाते में सिर्फ यही समझते हैं कि वस्तुओं का ही व्यापार होता है, हालांकि होता सर्विसेज का भी है, लेकिन वो अलग खाते में रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो कन्वेंशनल ये चला आ रहा है कि चलो हम लोग ट्रेड अकाउंट का मतलब यही समझेंगे, वस्तुओं का आयात और निर्यात। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है, यानी हम लोगों ने देखा क्या कि विजुअल अकाउंट के अंतर्गत सिर्फ वस्तुओं का आयात निर्यात ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसको विजुअल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उन्हें पोर्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि वो दिखेंगी तो है ना, तो रिकॉर्ड तो होगा उसका, इसलिए उसको विजुअल यानी दृश्य अकाउंट का दृश्य खाता कहते हैं। ये नाम मत भूल जाना आप, इसको विजुअल अकाउंट को मर्चेंडाइज भी बोलते हैं और ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं, ये नहीं भूलना ना। यदि आपका एक्सपोर्ट एक्सीड कर जाता है इंपोर्ट से, इसका मतलब क्या है कि यदि आपके देश से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और आपके देश में इंपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब आप दुनिया के देशों को बेच ज़्यादा रहे हैं और ख़रीद कम रहे हैं। ठीक है, खरीद कम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट निकाला जाएगा, यानी कुल बैलेंस निकाला जाएगा, तो आपका ट्रेड सरप्लस में दिखेगा ना। क्यों? क्योंकि आपने बेचा ज़्यादा है, खरीदा कम है। तो इसका मतलब क्या है? आपने बेचा ज़्यादा है तो लोग आपको भुगतान भी ज़्यादा करेंगे, और आपने ख़रीदा कम है तो आपको लोगों को भुगतान कम करना पड़ेगा, विश्व के लोगों को पैसा कम देना पड़ेगा। आपने बेचा ज़्यादा है इसलिए लोगों से आप पैसा ज़्यादा लोगे, तो क्या हुआ? आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा और देना कम पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सरप्लस में हुए ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका निर्यात ज़्यादा है आपके आयात से, यानी आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ऐसी स्थिति को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इसको हिंदी में बोलें तो व्यापार आधिक्य। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि आपका निर्यात आयात से अधिक है तो इसे व्यापार आधिक्य की स्थिति कहते हैं। लेकिन अगर स्थिति चेंज हो जाए कैसे? कि
आपने खरीद ज़्यादा लिया, यानी जैसे यहाँ देखें इस सेकंड इक्वेशन में, आपने खरीद ज़्यादा लिया और आपने बेचा कम, यानी आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे देश विश्व के लोगों को आपको पैसा देना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, और आपको पैसा कम मिलेगा क्योंकि आपने वस्तुएं कम बेची हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपका माइनस वाला साइन ज़्यादा बड़ा होगा, और एक्सपोर्ट आपने कम किया है, इसके लिए आपको भुगतान मिलेगा कम, तो प्लस वाला साइन छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका आयात अधिक हुआ और आपका निर्यात कम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्रेड डेफिसिट वाली स्थिति आ गई, यानी व्यापार घाटा स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बेचा कम है और ख़रीदा ज़्यादा है, ठीक है। और इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार होता है, यही तो दिक्कत है कि इंडिया चाइना को बेच कम पाता है, यानी इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट कम कर पाता है, लेकिन चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा कर लेता है। इसलिए क्या रहता है कि हमको चाइना को भुगतान ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाता है? फिर चाइना में चला जाता है। तो इसका मतलब है कि चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है। वैसे इंडिया का मुख्य रूप से बड़े दो देशों की बात करें तो ट्रेड सरप्लस इंडिया का 2 देशों के साथ ज़्यादा है, यूएसए और यूएई। ये बात ध्यान रखें, यूएसए और यूएई यानी अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है। इन 2 देशों के साथ ही इंडिया का ट्रेड सरप्लस ज़्यादा है, यानी कुल कहें तो इंडिया अमेरिका को बेचता ज़्यादा है, अमेरिका से ख़रीदता कम है। ऐसे ही यूएई को इंडिया बेचता ज़्यादा है, यूएई से इंडिया ख़रीदता कम है। तो इन देशों के साथ ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। लेकिन चाइना हुआ, इराक हुआ, ठीक है, बाकी के सऊदी अरबिया हुआ, इन देशों के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि इन देशों से इंडिया ख़रीदता ज़्यादा है, इन देशों को बेचता कम है। तो समझ में आया होगा ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। खरीद और फरोख्त की सिर्फ बात हम कहाँ कर रहे हैं अभी? वस्तुओं की। इसका मतलब वस्तुओं की खरीद बिक्री की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी हम, सेवाओं की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब देखें, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इज रेफर टू एज द ट्रेड बैलेंस, ठीक है। अब देखो, यानी कुल मिलाकर के यदि हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का टोटल हमने खाता निकाला, एक तरफ हमने इंडिया का एक्सपोर्ट दिखाया, दूसरी तरफ इंडिया का इम्पोर्ट दिखाया, ठीक है। तो कुल मिला के जब हम बैलेंस निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रेड बैलेंस। क्या बोलेंगे? ट्रेड बैलेंस, यानी व्यापार संतुलन। अब ये व्यापार संतुलन सरप्लस भी हो सकता है, जैसे ट्रेड सरप्लस हो सकता है। अब ये व्यापार संतुलन डेफिसिट भी हो सकता है, यानी कि व्यापार संतुलन घाटे में भी दिख सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा इतना सा? यानी व्यापार संतुलन सरप्लस भी हो सकता है, व्यापार संतुलन डेफिसिट में भी हो सकता है। क्योंकि बैलेंस का मतलब यहाँ वो नहीं है बराबर वाली स्थिति। बैलेंस का मतलब है कि फाइनल आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आया है, आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है या इम्पोर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रेड बैलेंस के 2 हिस्से हो सकते हैं, या तो ट्रेड आपका सरप्लस में दिख सकता है या आपका ट्रेड डेफिसिट में दिख सकता है, या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों की वैल्यू बराबर है, मतलब आपने जितने रुपये का ख़रीदा उतने का ही बेचा, तो फिर ट्रेड बैलेंस आपको शून्य दिखेगा, राइट। जैसे यहाँ आप इक्वेशन समझ सकते हैं, यहाँ सिंपली समझाया गया है कि यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है तो आपका ट्रेड सरप्लस है, यानी ट्रेड बैलेंस आपका सरप्लस में दिखेगा। यदि आपका इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो आपका ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में दिखेगा, यानी घाटे में दिखेगा, ठीक है। अब इसके हम लोग एनालिसिस करने की बात करते हैं, किसकी? ट्रेड बैलेंस की, या हम इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक। ध्यान रखें, क्या बीओपी देखा हमने, बीओपी के 4 घटक देखे। बीओपी के 4 घटक में हम लोग करंट अकाउंट देख रहे हैं, करंट अकाउंट का भी विजुअल अकाउंट देख रहे हैं, और विजुअल अकाउंट के बैलेंस को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इसको ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं ना विजुअल अकाउंट को, इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन देख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि कोई देश ट्रेड सरप्लस में है
यानी किसी देश ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि ओवरसीज़ मार्केट में यानी विदेशी बाज़ार में आपकी देश की वस्तुओं की मांग ज़्यादा है। एक बात तो ये निकल के आती है। दूसरी स्थिति के यूपीएससी से ऐसा सवाल पूछता है कि यदि किसी देश का ट्रेड सरप्लस में है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर प्लस में दिखता है, यानी व्यापार संतुलन अगर प्लस में दिखता है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? स्टेटमेंट दे देगा 1 2 3 करके, फिर कहेगा अब इसमें सही चुनो। ठीक है, तो ऐसे इस बात को कंसेप्चुअली आप समझने का प्रयास करें। क्या कि जब अगर आपका ट्रेड सरप्लस है, इसका मतलब सिंपल सी है कि आप अपने देश से वस्तु ज़्यादा बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि विदेशी मार्केट में यानी ओवरसीज़ मार्केट या फॉरेन मार्केट में आपके वस्तुओं की मांग ज़्यादा है, राइट। दूसरी बात कि आपके फॉरेन एक्सचेंज में यानी विदेशी मुद्रा का भंडार होगा, उसमें वृद्धि होगी कि नहीं होगी? कैसे होगी? होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों? देखो, होगा क्या, आपने चीज़ें बेची, राइट, आपने चीज़ें एक्सपोर्ट की। अब आपने मान लिया, हम यूएसए का एग्जांपल सिंपल उदाहरण के लिए ले रहे हैं, आपने यूएसए को चीज़ें बेची, तो यूएसए का व्यक्ति आपको भुगतान किस में करेगा? भाई डॉलर में करेगा ना भुगतान, डॉलर में करेगा। और डॉलर विदेशी मुद्रा है, इसका मतलब है कि ये डॉलर देगा, डॉलर देगा। अब इस डॉलर को आप चेंज कर लेंगे रुपए में, तो कुल मिलाकर के इंडिया के पास डॉलर तो आया ना, विदेशी मुद्रा तो आई ना। अब ज़्यादा बेचेंगे तो इसका मतलब है कि आप डॉलर ले ज़्यादा रहे हैं लोगों से, ज़्यादा बेच रहे हैं ना, और कम खरीद रहे हैं। इसका मतलब आप डॉलर दे कम रहे हैं लोगों को। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि फिर भी डॉलर आपके पास ज़्यादा ही रहेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके विदेशी मुद्रा भंडार में, रिजर्व में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी। वैसे भी क्या होता है कि ये तो हमने सिंपल ही समझा था। जैसे एक फॉरेन करेंसी की मार्केट होती है, वो हर देश में होती है, क्योंकि फॉरेन करेंसी की मार्केट ऐसा नहीं है कि जो बाज़ारों में सड़कों पर हाट लगती है, ऐसी स्थिति नहीं है। फॉरेन करेंसी की मार्केट है वो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट है, पूरे विश्व में फैली हुई है। सबसे बड़ी मार्केट है विश्व की ये फॉरेन करेंसी की मार्केट, यानी विदेशी मुद्रा की मार्केट। अब इसमें क्या होगा, जैसे इंडिया के किसी व्यक्ति ने अमेरिका के व्यक्ति को कोई चीज़ बेची, ठीक है, तो अमेरिका का व्यक्ति क्या करेगा? अमेरिका का व्यक्ति डॉलर लेके इस फॉरेन करेंसी की मार्केट में जाएगा। जनरली इंडिया की फॉरेन मार्केट में आएगा, वो इंडिया की फॉरेन करेंसी मार्केट में आएगा, ठीक है। ये यहाँ डॉलर देगा, अब यहाँ से ये रुपए ले लेगा, फिर इस रुपए का भुगतान इसको कर दिया जाएगा, ठीक। या फिर ऐसा हो सकता है, एक तो ये प्रोसेस हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया की फॉरेन करेंसी मार्केट में आकर के यूएसए का व्यक्ति डॉलर दे दे और कह दे इससे इंडिया के व्यक्ति से जिसने बेची है अमेरिका के व्यक्ति को कोई वस्तु, ठीक है, ये वाला इससे कह दे, यानी इंडिया के व्यक्ति से कह दे कि देखो भाई मैं यहाँ डॉलर दे रहा हूँ आपके माल के, आप यहाँ से ले लेना। तो कुल मिलाकर के अब इंडिया में डॉलर तो चलता नहीं है, लेकिन इसने डॉलर दे दिया, भुगतान कर दिया डॉलर में। अब ये इंडिया के व्यक्ति को तो पैसा चाहिए, रुपया चाहिए ना, रुपया इंडिया में रुपया चलता है। तो अब क्या होगा, फॉरेन करेंसी मार्केट से क्या होगा कि इसको रुपया मिल जाएगा, डॉलर फॉरेन करेंसी मार्केट के पास ही रहेगा इंडिया में। और फॉरेन करेंसी मार्केट हैंडल कौन करता है इंडिया में ज़्यादातर? आरबीआई। और आरबीआई ही विदेशी मुद्रा रिजर्व भंडार आरबीआई के पास ही रहता है, फॉरेक्स रिजर्व। तो कुल मिला के डॉलर की वृद्धि आरबीआई के पास होगी ना। तो बस इसका मतलब है कि यदि आपका ट्रेड सरप्लस है, तो एक तो बात ये हुई कि विश्व में आपकी वस्तुओं की मांग ज़्यादा है। दूसरी बात ये भी हुई कि आपको भुगतान डॉलर में ज़्यादा मिलेगा या विदेशी मुद्रा में ज़्यादा मिलेगा, तो आपका विदेशी मुद्रा भंडार का रिजर्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक करेंसी यानी आपकी रुपए की मांग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई रुपए में भुगतान करना पड़ेगा ना। तो ये डॉलर बेचेगा, डॉलर बेच करके रुपया खरीदेगा और रुपये खरीद के उस व्यक्ति को फिर इंडिया के व्यक्ति को भुगतान करेगा, ठीक है। और क्या होगा कि आपकी ये डोमेस्टिक करेंसी आपकी घरेलू मुद्रा को ये मजबूत कर देगा, फॉरेन करेंसी की तुलना में। मजबूत कैसे करेगा, अब समझें कैसे। जैसे फॉरेन करेंसी की ये मार्केट होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप बेच ज़्यादा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब लोगों से आपको पैसा चाहिए, क्योंकि आपने बेचा है तो आपको पैसा मिलना चाहिए ना। अब लोग क्या करेंगे, तो आपको भुगतान तो रुपए में, आप तो इंडिया में करेंसी चलती है रुपया, तो आपको तो रुपया चाहिए,
तो ये लोग क्या करेंगे, विदेश के यानी जो फॉरेन लोग होंगे वो लोग क्या करेंगे, ये लोग डॉलर बेचेंगे, डॉलर बेचेंगे और यहाँ इस मार्केट से फिर डॉलर के बदले रुपया ले लेंगे। तो इन्होंने रुपया ले लिया, अब ये रुपया लेकर के भुगतान आपको कर देंगे, आप इंडिया के व्यक्ति हैं, आपको भुगतान कर दिया। अब यहाँ क्या है कि यदि आप बेचेंगे ज़्यादा, इसका मतलब इनको भुगतान भी ज़्यादा करना पड़ेगा फॉरेन वालों को, इसका मतलब ये बार बार डॉलर के बदले रुपया खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रुपए की डिमांड क्या होगी, रुपए की डिमांड ही बढ़ जाएगी। और रुपए की जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, इसका मतलब है कि उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, कीमत उसकी अपने आप बढ़ा दी जाती है। जैसे आप किसी भी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा होने लगे ना, तो इसका मतलब है कि उसकी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक, इसका मतलब ये है कि पहले यदि $1 में 80 रुपये मिल जाते थे फॉरेन मार्केट से, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अब $1 के बदले फॉरेन मार्केट से उसे 78 रुपये ही मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कुल मिलाकर के आपकी अटकी हुई है, भैया आपको तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि भुगतान करना है आपको रुपए में, और बहुत लोगों को भुगतान करना है और बहुत लोगों को करना है। तो फॉरेन करेंसी मार्केट वाला भी क्या कहेगा, नहीं भैया हमको नहीं देना, 80 रुपये क्यों दें, हम 78 देंगे। आपको लेना हो रुपया तो लो, नहीं तो मत लो। और आपको झकमरा के लेना पड़ेगा रुपया, क्योंकि आपको तो भुगतान करना है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप डॉलर तो दे दोगे। तो पहले तो 80 रुपये मिल जाता था नॉर्मली, क्योंकि फॉरेन करेंसी मार्केट में रुपए की इतनी मांग नहीं थी, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट उतना नहीं था। लेकिन अब इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि इंडिया के लोगों को भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको डॉलर बेचने पड़ेंगे विदेशी लोगों को, और रुपया ख़रीदना पड़ेगा। तो फॉरेन करेंसी मार्केट वाले क्या सोचेंगे, हम क्यों दें भाई 80 रुपया, हम तो 2-2 रुपये बचा करके हम एक और डॉलर अपने पास रख लेंगे। तो ये तो पूरा मार्केट वाला फंडा चलता है यहाँ। इसका मतलब रुपए की डिमांड ज़्यादा होगी तो फॉरेन करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत बढ़ा दी जाएगी। कीमत मतलब, इसका मतलब ये है कि पहले जब तुमको $1 में 80 रुपये मिल जाते थे, अब नहीं मिलने वाले, अब आप 78 रुपये में काम चलाओ। इसका मतलब है कि अब डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 2 रुपये मजबूत हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी की मांग ज़्यादा है। इसका मतलब है जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की मांग ज़्यादा होती है, तो फिर दूसरे देशों की मुद्राओं की वैल्यू कम होने लगती है। वैल्यू कम हुई कि नहीं, पहले $1 में 80 रुपये खरीद सकते थे, लेकिन अब 78 खरीद सकते हैं। इसका मतलब डॉलर कमज़ोर हुआ, रुपया मजबूत हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो स्ट्रेंथन हो गई, मजबूत हुई कि नहीं हुई फॉरेन करेंसी की तुलना में। तो ट्रेड सरप्लस के माध्यम से ऐसा भी होता है कि आपका रुपया मजबूत हो जाता है। और जब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा रहेगा तो रुपया मजबूत नहीं होगा, डॉलर हाई होता जाएगा, रुपया कमज़ोर होता चला जाएगा। फिर अभी $1 की कीमत अगर 80 रुपये है और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बना रहा, तो फिर 85 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ऐसे होती चली जाएगी। लेकिन ट्रेड सरप्लस होगा, रुपए की डिमांड होगी फॉरेन करेंसी मार्केट में, तो फिर $1 बराबर अगर 80 है तो ये 78 भी खिसक के आ सकता है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के मार्ग से तय होता है। और क्या है कि आपकी घरेलू बाज़ार में, यानी इंडिया के मार्केट में, अगर हम इंडिया अमेरिका की बात कर रहे हैं वैसे जनरली समझने के लिए, आपकी इंडिया की मार्केट में क्या हो सकता है, आपकी इंडिया की मार्केट में उन वस्तुओं की जिनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से, कीमत बढ़ सकती है। क्योंकि जब अधिकतर वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, तो आपकी जो डोमेस्टिक मार्केट है, यानी इंडिया का जो बाज़ार है इंडिया में ही, वहाँ वस्तुओं की सप्लाई कम होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई उठा के कहाँ डाल दी आपने, एक्सपोर्ट कर दी वस्तुएं। जैसे मान लीजिए चीनी है, यानी शुगर है। अब शुगर के 2 मार्केट हैं। शुगर 2 तरीके से बेची जा सकती है। एक तो आप ओवरसीज़ मार्केट में बेच दो, विदेशी बाज़ारों में बेच दो, विदेश में बेच दो, तो इसे बोलते हैं फॉरेन मार्केट, विदेशी बाज़ार में बेच दो। या आप डोमेस्टिक मार्केट में बेच दो, यानी अपने ही देश में बेच लो, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि इस शुगर को डोमेस्टिक मार्केट में कम बेचा, फॉरेन मार्केट में ज़्यादा बेच दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि फॉरेन मार्केट में बेचने से हमको फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, चीनी को फॉरेन मार्केट में बेच दोगे। अब क्या होगा कि डोमेस्टिक मार्केट में चीनी की कमी होगी ना, और जैसे ही चीनी की कमी है, यानी सप्लाई कमी है, सप्लाई कम कर दी गई है,
तो जैसे पहले मान लीजिए कि 100 किलो चीनी बाज़ार में मिल जाती थी, ठीक है, 100 किलो मिल जाती थी, लेकिन अब डोमेस्टिक मार्केट में 100 किलो चीनी नहीं है क्योंकि हमने बेच दी ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, अब 90 किलो चीनी रह गई, तो चीनी की सप्लाई कम हो गई ना। डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में मांग बढ़े या ना बढ़े, लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी अपने, अगर हो गई तो डिमांड तो अपने आप बड़ी दिखेगी ना। जैसे एक सिंपली कॉन्सेप्ट से फिर से समझें, जैसे 100 किलो चीनी थी इंडिया की मार्केट में, पहले 100 किलो चीनी की सप्लाई हो जाती थी। 100 किलो लोग, जैसे फिर से समझें क्या कि 200 किलो चीनी है आपके पास टोटल। 200 किलो चीनी में से आप पहले क्या कर रहे थे, 100 किलो चीनी फॉरेन मार्केट में बेच देते थे और 100 किलो चीनी आप अपनी इंडिया की मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में बेच लेते थे। पता चला आपको कि डोमेस्टिक मार्केट में बेचने से आपको फ़ायदा ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, आपने इधर 20 किलो चीनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी। तो इंडिया की मार्केट में चीनी की अवेलेबिलिटी कितनी हुई, सिर्फ 80 किलो रह गई ना। अब इंडिया की मार्केट में चीनी कितनी उपलब्ध है, सिर्फ 80 किलो। अब देखें, अब एक और तरीका समझें, 200 किलोग्राम चीनी थी, पहले आप 100 बेचते थे, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, 120 फॉरेन मार्केट ले गए, आप 80 किलो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में छोड़ी। इंडिया में क्या था कि इंडिया में पहले 100 किलोग्राम चीनी मिलती थी और 100 ही लोग उपभोक्ता थे। मान लेते हैं कि 100 ही लोग उपभोक्ता थे, सब लोग 1 किलो खरीदते थे। लेकिन अब उपभोक्ता तो कम थोड़ी हुए हैं, उपभोक्ता तो अभी भी 100 हैं इंडिया की मार्केट में। उपभोक्ता यानी जो कंज्यूमर हैं वो अभी भी 100 हैं, लेकिन पहले 100 किलो चीनी मिलती थी, तब तो कीमत में कोई अंतर नहीं था। लेकिन अब चीनी की मात्रा ही 80 किलो रह गई। इसका मतलब है कि अब लोगों को 1 किलो चीनी नहीं मिलेगी। अब लोग क्या सोचेंगे कि अगर लोगों को 1 किलो चीनी ज़रूरत होगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग कहेंगे भाई हमको चीनी चाहिए। तो ये दुकानदार क्या कहेगा, दुकानदार कहेगा भैया मेरे पास नहीं है उतने कीमत में, अब आपको इतने में लेनी हो तो लो, नहीं तो मत लो, नहीं तो चीनी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, चलो ठीक है भाई, अब पहले तुम 40 रुपये किलो बेचते थे, अब हम हमको 50 रुपये किलो दे दो, लेकिन तुम दे दो क्योंकि हमको चीनी की आवश्यकता है। तो क्या हुआ, देखो सप्लाई कम हुई, 100 किलोग्राम से चीनी 80 पे आई, तो डिमांड अपने आप बढ़ती हुई दिखेगी ना, तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली डिमांड तो अपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि आपने सप्लाई कम कर दी। पहले क्या था, 100 ही आपके यहाँ कंज्यूमर थे डोमेस्टिक मार्केट में और 100 किलोग्राम आपके पास चीनी उपलब्ध थी, यानी चीनी सप्लाई थी 100 किलोग्राम, 100 ही कंज्यूमर थे, तो डिमांड बराबर सप्लाई बराबर था। लेकिन अब आपने सप्लाई कम कर दी, इसका मतलब डिमांड तो अपने आप ज़्यादा दिखेगी ना। तो इससे क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि आपकी मार्केट में यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दिया जाता है आपकी मार्केट से, तो आपकी जो घरेलू बाज़ार है, यानी इंडिया का जो घरेलू बाज़ार होगा, उन वस्तुओं की इंडिया की मार्केट में कीमत बढ़ सकती है। ठीक है, तो एक निष्कर्ष ये भी निकल के आएगा ट्रेड सरप्लस का। दूसरा क्या है कि यदि आपका ट्रेड सरप्लस है तो हम सामान्य रूप से ये निकाल सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी का जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसका जो स्थिति है वो काफ़ी ठीक ठाक है। ठीक है, और आपका जो माल है, आपकी इकोनॉमी है, आपकी वस्तुएं हैं, वो अधिक प्रतियोगी क्षमता हासिल किए हुए हैं। प्रतियोगी क्षमता हासिल करने का मतलब ये है कि आप अधिक कॉम्पिटिटिव हो, आप अधिक सक्षम हो, यानी आप मार्केट में आप ही टिके रहोगे, दूसरों को बाहर कर सकते हो। इसका मतलब आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है, आपके अंदर प्रतियोगी क्षमता है। जैसे मान लीजिए क्या कि दो व्यक्ति हैं, एक रेस कराई गई, ए है बी है, इन दोनों की रेस कराई गई, कंपटीशन रखा गया। ठीक है, कंपटीशन रखा गया है, ए ने जीत ली इसको, बी हार गया। तो कॉम्पिटिटर तो दोनों ही थे, प्रतियोगी दोनों ही थे, लेकिन ए के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है क्योंकि इसने बी को हरा दिया। तो इसका मतलब है कि यदि आपकी इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी वस्तुओं की मांग ज़्यादा रहेगी, और आपकी वस्तुओं की मांग ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी की हेल्थ भी ठीक ठाक है। क्यों? क्योंकि आपकी वस्तुओं की जब मांग ज़्यादा है, आपकी वस्तुओं की यदि डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि लोगों के पास रोज़गार होगा तो इनकम भी उनके पास ज़्यादा होगी। और डोमेस्टिक मार्केट में भी फिर से क्या होगा, डोमेस्टिक मार्केट में जब लोगों के पास इनकम होगी तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो फिर आपको फिर से प्रोडक्शन करना ज़्यादा पड़ेगा, प्रोडक्शन फिर से ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर से साइकिल घूम जाएगा ये। तो आपकी इकोनॉमी की हेल्थ भी अच्छी है। इसका मतलब है कि यदि आपका ट्रेड सरप्लस है तो आपकी बल्ले बल्ले है, अगर आपका ट्रेड घाटा है तो चीज़ें उलट जाएंगी। ठीक है, और आपकी वस्तुओं की विदेशों में मांग तभी होती है ना जब आपकी वस्तुएं बेहतर हों, सस्ती हों। यदि आपकी ट्रेड डेफिसिट है,
यानी आप खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो इसके क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? इसके निष्कर्ष वही होंगे, ऊपर वालों को उल्टा कर दो, आपकी इकोनॉमी ख़राब दिखेगी, आपकी मार्केट, आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कमज़ोर है, आपकी जो मुद्रा होगी डोमेस्टिक करेंसी वो कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, आपकी वस्तुओं की डिमांड फॉरेन मार्केट में कम होगी, तभी तो आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो इतनी सी बात तो हम लोग समझें। लेकिन अब इस डेफिसिट का कुछ और पॉइंट देखते हैं कि डेफिसिट का मतलब और क्या हो सकता है। अगर डेफिसिट निकलता है किसी देश की इकोनॉमी में होता है तो उसका क्या मतलब निकल के आ जाएगा। सरप्लस हुआ तो हमने देखा कि सरप्लस की स्थिति में क्या होता है। अगर डेफिसिट है तो क्या होगा, डेफिसिट ये होगा तो क्या होगा कि आपकी देनदारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि आपको लोगों को भुगतान ज़्यादा करना पड़ेगा, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, यानी आपकी देनदारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यू हैव टू पे टू समवन, आपको किसी न किसी को भुगतान करना पड़ेगा, यानी किसी विदेशी व्यक्ति को आप भुगतान करेंगे, राइट। यानी आपकी देनदारी में वृद्धि होगी क्योंकि आपने ख़रीदा है तो आपको देना पड़ेगा ना। और क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आपकी इकोनॉमी में कम हो जाएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पर ट्रेड सरप्लस था तब तो बढ़ता था, लेकिन अब क्या होगा, अब होगा ये कि फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा क्योंकि आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो आपको रुपए के बदले डॉलर खरीदना पड़ेगा। डॉलर खरीदोगे तो इसका मतलब है कि आरबीआई के पास डॉलर की कम मात्रा होगी, ठीक। और इससे क्या होगा कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी कमज़ोर हो सकती है, जैसे आपकी मजबूत हुई थी तो उसी प्रकार जब उल्टी स्थिति हो जाएगी तो करेंसी कमज़ोर भी हो सकती है। और क्या है कि आपकी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी की कॉम्पिटिटिवनेस कमज़ोर है क्योंकि दूसरे की वस्तुओं को आप आउटपेस नहीं कर पा रहे हैं और आपकी क्षमता भी कम है। तो इतना सा हमने समझा कि ट्रेड सरप्लस अगर है तो क्या स्थिति होगी, ट्रेड डेफिसिट है तो क्या स्थिति होगी, ठीक है। आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।